कुमार अक्सर ही ससुराल जाकर उनसे झगड़ा करता कि ससुराल वालों के फैसले मैं करूंगा, और जब उसने 2 सालियों की शादियां बुरे लोगों में करवा दी तो उसके बाद सीमा देवी कहने लगी, अब मैं अपने बच्चों के फैसले खुद करूंगी। तो कुमार ने घर जाकर अपनी पत्नी को बहुत मारा और कहा कि आइंदा मायके गई तो तलाक दे दूंगा। तो वो बच्चों की खातिर कुमार के अत्याचार सहती रही, लेकिन वही औलाद एक दिन कहने लगी, माँ तुम बहुत बुरी हो और पापा की कोई गलती नहीं। तो इसका दिल छलनी हो गया और वो रात के अंधेरे में मायके लौट आई। और अगले दिन कुमार की आत्मा कांप गई उसके बच्चों ने। कुमार ने ससुराल के घर के सामने अपनी शानदार गाड़ी रोकी तो बराबर वाली सीट से राधिका फौरन नीचे उतर कर खड़ी हो गई। खिड़की में से झांकते उसने अंदर बैठे कुमार से पूछा, क्या आप अंदर नहीं आएंगे? अरे आपको पता तो है आज कितना इम्पोर्टेंट दिन है मेरे घर वालों के लिए। राधिका के स्वर में दबा दबा अनुरोध भी था। वह यूं भी कुमार के कठोर स्वभाव से डरती थी। कुमार भी तो कहाँ किसी मौके समय पर संकोच करता था, जहां दिल करता वहीं लड़ना झगड़ना शुरू कर देता था। उसका ऐसा नेचर मासूम सी राधिका पर हावी रहता था। इस समय भी वह थोड़ा घबरा रही थी कि कहीं कुमार उसके अंदर चलने के अनुरोध पर गुस्सा न हो जाए, मगर उसकी सोच के विपरीत कुमार खुलकर मुस्कुरा दिया। अरे क्यों चिंता करती हो, मैं अंदर नहीं आऊँगा तो कौन और आएगा? मैं जानता हूँ आज कितना खास दिन है, ऐसे में बड़े दामाद की उपस्थिति ज़रूरी है, और वैसे भी मेरे अलावा और है ही कौन जो तुम्हारे घर वालों को अक्ल की बात बता सके। कुमार रौब से बोलता हुआ अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल के नीचे उतरा और घर की ओर चल दिया। राधिका भी चैन की सांस लेते हुए उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। जानती थी अगर आज वो अंदर ना गया तो घर जाते ही कितना बड़ा बतड़ंग बनाएगा। दरवाजे पर लगी बेल का बटन दबाते ही दरवाज़ा खुल गया। अंदर राधिका की माँ सीमा देवी खड़ी थी। राधिका को देखते उनके चेहरे पर खुशी बिखर गई, मगर कुमार ने अपने मोटे से पेट को खुजाते हुए उनके सामने अपना सिर झुकाकर बोला, क्या बात है माँ जी, दामाद को भी देख लो, या सिर्फ बेटी पर ही प्यार आता है? कुमार के स्वर में हल्का सा कटाक्ष था। राधिका की सीधी सादी माँ घबरा सी गई। उन्होंने फौरन राधिका से नजरें हटाईं और कुमार के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अरे नहीं बेटा, तुम हो तो हमारी बेटी राधिका है, तुम अंदर आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सीमा देवी ने स्वागत किया तो कुमार मुस्कुरा दिया और घर के अंदर बढ़ गया। राधिका भी खामोशी से घर के अंदर आ गई। आज उसकी छोटी बहन के रिश्ते की बात होनी थी। लड़के वाले पहली बार इनके घर आ रहे थे। लड़का बहुत अच्छा था और परिवार भी बहुत अच्छा था। रिश्ते कराने वाले के कारण जब उन्हें इस फैमिली का पता चला तो सब घर वाले ही लगभग राजी हो चुके थे। खुद राधिका की छोटी बहन नंदिता को भी लड़के की फ़ोटो पसंद आई थी और उसकी आदतें भी अच्छी थी। ऐसे में इनकार करने का तो कोई कारण नहीं था। बस आज औपचारिक रूप ही सब लोग इकट्ठा हो रहे थे। कुमार राधिका के साथ कमरे में पहुंचा तो लड़के के घर वाले वहां आ चुके थे। खुशी के वातावरण में बातें चल रही थी। सभी को लड़का बहुत पसंद आ रहा था। बस रिश्ता फाइनल होने ही वाला था कि अचानक सीमा देवी की नज़र कुमार पर पड़ी। उसके चेहरे का रंग बदल रहा था और भाव बिगड़े हुए थे। सीमा देवी सचेत हो गईं। उन्हें याद आया कि पिछले काफ़ी समय से कुमार ने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला। सीमा देवी का दिल घबरा सा गया। उन्हें कुमार के स्वभाव का अंदाज़ा था। यकीनन उसके स्वभाव के विपरीत कोई बात हो गई थी, इसलिए वो इतना अक्खड़ बनकर बैठा हुआ था। नंदिता चाय की ट्रे लेकर कमरे में आई। वो बहुत खुश लग रही थी। उसने टेबल पर सबके सामने चाय रखी और बारी बारी सबको उठा उठा कर देने लगी। जिस समय वो चाय का कप लेकर कुमार के सामने पहुंची, कुमार ने हाथ बढ़ाकर चाय का कप लिया और जानबूझकर चाय अपने कपड़ों पर गिरा ली और एक जोरदार चीख मारता उठ खड़ा हुआ। अरे अरे, ये क्या किया? मेरे सारे कपड़ों पर चाय गिरा दी, कितनी फूहड़ हो तुम। वैसे ही अच्छा ही है। इतनी फूहड़ लड़की की शादी जैसे के साथ ही होनी चाहिए। जो सामने बैठा है शक्ल से किसी काम का नहीं लग रहा और न ही इसके घर वाले देखने में सज्जन और भले लग रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को इन घटिया लोगों में क्या देख लिया। खासकर इसकी माँ को तो देखो, ऐसे बड़े बड़े सोने के गहने पहन रखे है जैसे 16 साल की लड़की हो। कुमार ने बात कहा तो कहाँ से कहाँ शुरू की और कहाँ ले जाकर पहुंचा दी। कपड़ों पर गिरी चाय का तो किसी को होश न रहा। सभी मुंह खोलकर उसकी बात सुन रहे थे। खासकर उसने लड़के की माँ के बारे में जो बात कही थी उसने सबके चेहरे लाल कर दिए। लड़का तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसे अपनी माँ की बेइज्जती एक आंख न भाई। लड़के की माँ भी शर्मिंदा होते हुए अपने सर पर पल्लू ठीक करते उठने लगी। उन्होंने कानों में सोने के छोटे छोटे से बुंदे पहन रखे थे, मगर वो इतने बड़े बिल्कुल न थे जितना कुमार बात का बतरंग बना रहा था। कुमार ने लड़के वालों के सभी घर वालों का अच्छी तरह से अपमान किया। वो शरीफ लोग थे। गुस्से में लाल होते हुए सीमा देवी से माफ़ी मांगते हुए घर से निकलते चले गए। राधिका भी हथेलियां मसलती हुई खामोश खड़ी रह गई। नंदिता ने खामोशी से कमरे से निकल जाने में ही भलाई समझी। वो अपने जीजा के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थी। कुमार रिश्ते वालों को घर से निकालकर अब खुद आराम से बैठा हुआ था।
अच्छा भला रिश्ता था, हाथ से निकल गया। कुमार के ससुर ने दबे दबे शब्दों में कहा। इतना कहना था कि कुमार भड़क उठा। अरे कहाँ का अच्छा रिश्ता, ऐसे घटिया लोगों को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। शरीफ घरों में रिश्ते करके उन्हें परेशान करते हैं। कल को दहेज की लिस्ट आपके सामने दे देते तो फिर आप क्या करते? आप चिंता मत करें, मेरे पास बहुत अच्छा रिश्ता है अपनी नंदिता के लिए कि मैं कल ही उन लोगों को यहाँ बुला लेता हूँ। कुमार की बात पर सबने चौंक कर उसकी ओर देखा। अब सीमा देवी को अंदाजा हो रहा था कि कुमार ने रिश्ते वालों को क्यों भगाया है। शायद वो अपनी मनपसंद जगह पर नंदिता का रिश्ता कराना चाहता था। कुमार आगे कह रहा था, आप लोग अजीब इंसान हैं, खुद ही देखभाल का रिश्ता करने चले थे। मैं घर का बड़ा दामाद हूँ। आप लोगों ने मुझे फैसले में सम्मिलित करना ज़रूरी नहीं समझा, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसका असर राधिका के जीवन पर पड़ेगा। कुमार के अंदाज में जैसी धमकी थी, सीमा देवी और उनके पति दोनों ही खामोश होकर बैठ गए। उस दिन बड़े बुझे दिल के साथ राधिका घर वापस आई, मगर क्योंकि कुमार ने वादा किया था कि अगले दिन उन सबको फिर से जमा होना है, तो राधिका अगले दिन फिर से अपने मायके चली गई। आज कुमार के बुलाए हुए लोगों को नंदिता को देखने के लिए आना था। राधिका के माता पिता ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। कुमार थोड़ी देर के बाद अपने जानने वालों को लेकर आ गया। वह बड़ा ही खुश लग रहा था और खूब चहक रहा था। जब वह हंसता तो उसकी मोटी तोंद हिलने लगती थी। रिश्ते वाले कमरे के अंदर आए तो सबने ही सर उठाकर उनकी ओर देखा। राधिका की माँ खामोश सी रह गई। आने वाले लोग किसी भी तरह से कल वाले लोगों की तुलना में अच्छे ना थे। मगर हैरत की बात थी कि उनके साथ दो लड़के थे, वो दोनों ही एक ही परिवार के थे। सीमा देवी ने खड़े होकर उन सबको आदर के साथ कुर्सियों पर बिठा दिया। सब लोग बैठ गए। सिर्फ कुमार ही लगातार बोले जा रहा था। लड़के वालों की शान में जमीन और आसमान एक किए दे रहा था, मगर लड़के वाले चुप थे। उनका पूरा ध्यान खाने पीने की चीज़ों पर था। नंदिता कुछ देर पहले चाय, समोसे और साथ में और भी खाने की चीज़ें टेबल पर रख कर गई थी, मगर अब टेबल की हालत देखकर लगता था कि वहाँ जैसे खाने पीने की कोई चीज़ भी नहीं थी। अच्छी तरह खाने पीने की चीज़ों पर हाथ साफ करने के बाद लड़के वालों में से एक औरत ने बोलना शुरू किया। हाँ जी, तो मैं लड़के की माँ हूँ, बल्कि मैं तो दोनों लड़कों के लिए, आपकी दोनों बेटियों का रिश्ता लेने के लिए आई हूँ। कुमार साहब हमारे पुराने जानने वाले हैं। उन्होंने जब आपकी बेटियों की बात की तो मुझसे रहा नहीं गया कि मेरे इतने अच्छे लायक और खूबसूरत बेटों के लिए मैं आपकी बेटियों का रिश्ता मांग लूँ। आखिर आखिर हम कुमार साहब के अपने हैं, इनके काम नहीं आएंगे तो किसके काम आएंगे? औरत की आवाज़ में अहंकार था, यूं जैसे वो रिश्ता मांगकर कोई एहसान कर रही हूँ। सीमा देवी राधिका की ओर देख कर रह गईं, मगर राधिका ने आंखों ही आंखों में माँ से रिक्वेस्ट की कि वो खामोशी से कुमार के बोलने का वेट करें। अभी इतना ही हुआ था कि अचानक कुमार बोल उठा। अरे भाई, सोच विचार किस चीज़ का है? मैंने रिश्ता फाइनल कर दिया है। दोनों लड़के मेरे देखे भाले हैं और बहुत अच्छी फैमिली से हैं। मेरी दोनों सालियों का रिश्ता इन दोनों लड़कों के साथ मैं बड़ी खुशी से तय करता हूँ। लीजिए मिठाई खाइए। इतना कहते ही कुमार ने मेज़ पर रखा हुआ मिठाई का डिब्बा उठाया और जोर जोर से सबके मुंह में लड्डू ठूसने लगा। एक लड्डू उसने अपनी सास के मुंह में भी लगभग ठूस दिया। सभी हैरान आंखों से ये सारा दृश्य देख रहे थे। ना तो कोई छानबीन की गई थी और ना ही लड़के और लड़की की आपस में भेंट करवाई गई थी, मगर कुमार ने बैठे बैठाए सब कुछ फाइनल कर दिया था। एक हड़कंप सी मच गई थी जिसमें सबसे ज्यादा शोर कुमार का था, और फिर लड़के वालों की फैमिली का। राधिका और उसके घर वाले खामोश से बैठे अपने भाग्य को कोस रहे थे। जिस समय उन्होंने राधिका की शादी कुमार से की थी, आनंद फानंद शादी की तारीख तय हो गई, मगर ये भी राधिका के घर वालों के लिए एक मुसीबत ही थी। वो कोई भी काम कुमार की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते थे। दहेज की हर चीज़ खरीदने से लेकर घर की सजावट और हाल की बुकिंग तक में हर चीज़ कुमार से पूछकर की गई। जिस चीज़ में उसे शामिल नहीं किया जाता वो इतनी लड़ाई लड़ डालता कि सब परेशान रह जाते। जब सब कुछ उसकी मर्जी और इच्छा के अनुरूप हो गया तो कुमार संतुष्ट हुआ। उसने शादी की तारीख भी अपनी मर्जी से फिक्स कर दी। शादी की तैयारियों के बीच में ही शादी के दिन आन पहुंचे। कुछ काम हुए, कुछ रह गए, मगर सीमा देवी ने किसी से कोई शिकायत न की। वो कुमार का मूड खराब नहीं करना चाहती थी। अपनी बेटी की मजबूरी उन्हें साफ दिखाई दे रही थी। बस वो दिल ही दिल में प्रार्थना करती थी कि दोनों छोटी बेटियों का रिश्ता जहाँ कुमार ने किया है वो वहाँ खुश रहें, मगर ये उनकी भूल थी। लड़के वाले बहुत सादा सी बारात लेकर आए। उनकी ओर से सिर्फ दो दो जोड़े रखे गए। रिसेप्शन की कोई तैयारी न की गई थी, बल्कि शादी वाले कपड़ों को ही दूसरे दिन पहना के उन्होंने रिसेप्शन का नाम दे दिया। रिसेप्शन के दिन के खाने के पैसे भी उन्होंने सीमा देवी और उसके पति से लिए। ये सब कुछ अच्छा तो नहीं था, मगर सीमा देवी मजबूर थी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। राधिका भी शादी के बाद अपने घर चली गई और कुछ समय के लिए हालात अच्छे हो गए, मगर ज्यादा समय ना गुजरा था कि नंदिता और छोटी पूजा रोते धोते घर वापस आ गईं। उनके ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया था और कहा था कि घर से अपने हिस्से की जायदाद लेकर आओ। सीमा देवी ने घर बेचकर दूसरी जगह रहने की व्यवस्था कर ली और बेटियों को उनके हिस्से के पैसे दे दिए ताकि वो अपने घर में खुश रह सकें। लेकिन अभी तो कहानी शुरू हुई थी। वो लोग आए दिन दोनों बहनों को घर से निकाल देते, खर्चा ना देते। बच्चे का जन्म होने वाला होता
तो मायके वापस भेज देते। हर तरह से वो एक बहुत बुरा ससुराल था। सीमा देवी उस दिन को पछताती थी जब कुमार ने इन दोनों का रिश्ता वहाँ किया था। बेटियों के आंसू अभी से देखे ना जाते थे। अब तक वो कुमार को बर्दाश्त करती आई थी, लेकिन एक दिन उनकी हिम्मत जवाब दे गई। जब कुमार उनके सामने बैठा नंदिता और पूजा के ससुराल वालों की तारीफ में जमीन आसमान मिला रहा था और उनकी सबसे छोटी बेटी की शादी अपनी मर्जी से करना चाह रहा था, तब सीमा देवी फट पड़ी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरे बच्चों के फैसलों करने की। पहली मेरी दोनों बेटियों की जिंदगियां तुमने बर्बाद कर दी हैं, घटिया लोगों में उनकी शादी करवा दी। अब अपनी छोटी बेटी की शादी मैं अपनी मर्जी से अच्छे और सीधे लोगों में करूंगी, ताकि कम से कम मेरी एक बेटी तो अपने घर में सुखी रहे। सीमा देवी की आवाज़ में किसी बम की तरह कुमार के पर जाकर गिरी। उसने पहली बार अपनी सास को अपने सामने बोलते हुए सुना था। उसने तो अपने ससुराल वालों को इतना दबा के रखा था कि उसके सामने मुंह भी नहीं खोल सकते थे, मगर आज उसे बहुत बुरा लगा था। इतना बुरा कि उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने उसी समय राधिका का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए घर से बाहर ले जाने लगा। राधिका दर्द के मारे सिसक उठी। उसने कुमार को रोकते हुए कहा, क्या करते हैं कुमार? मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा, हम आराम से बैठकर बात करते हैं। इस तरह लड़ाई करके नहीं जाना चाहिए। इतना सुनते ही कुमार ने पलटकर एक जोरदार थप्पड़ राधिका के मुंह पर दे मारा। राधिका जमीन पर नीचे जा गिरी और फटी पड़ी नजरों से कुमार की ओर देखने लगी। उसने उसके सब घर वालों के सामने कितनी आसानी से उसके ऊपर हाथ उठाया था और अब वो लगातार गालियां दे रहा था। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो शौक से यहाँ रहो, लेकिन अगर अभी तुम मेरे साथ यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो जाओ तो सारी उम्र अपने घर वालों के साथ रहो। राधिका फटी निगाहों से कुमार को देख रही थी, जिसने 3 छोटे छोटे बच्चों की भी लाज न रखी थी और इतनी आसानी से तलाक की धमकी दे रहा था। राधिका ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते एक नज़र पलटकर माँ को देखा, जिसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। राधिका खामोशी से कुमार के साथ घर से बाहर निकल गई, मगर कुमार ने यहीं पर बस नहीं किया। वो उसे सीधा घर ले गया और जो चीज़ उसके हाथ लगी उसने उठा कर राधिका पर फेंकना शुरू कर दिया। उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तेरी माँ ने आज मेरी बेइज्जती की है। मैंने उसकी दोनों बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद कहाँ की है? अच्छे और अमीर लोगों में उनका रिश्ता करवाया है। अब तेरी अपनी बहनों में कोई गुण नहीं है कि अपना घर बचा सकें, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं घर का बड़ा दामाद हूँ, लेकिन तेरी माँ को मेरी इज्जत करना नहीं आती। कुमार गालियाँ बकता और साथ में कोई ना कोई चीज़ उठाकर राधिका को दे मारता। वो मार खा खाकर बेहाल हुई जा रही थी। तभी अचानक कुमार के मुंह से निकला, अगर आज के बाद तूने अपने मायके में कदम रखा तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। राधिका ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। किस कदर जालिम इंसान था ये, लेकिन उसने अब फैसला कर लिया था। छोटे छोटे बच्चे दीवार के साथ लगे माँ को पिटता हुआ देखकर सहमे खड़े थे। कुमार बड़बड़ाता हुआ घर से जा चुका था। राधिका लपक कर अपने बच्चों के पास आई और उन्हें खुद से चिपटा लिया। वो बुरी तरह से रो रही थी, मगर उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अपने मायके से रिश्ता ख़त्म कर लेगी, और उसने ऐसा ही किया। और फिर तो रोज़ का काम बन गया। कुमार काम से वापस आता और राधिका को पीट कर रख देता। उसके दिमाग से ये बात नहीं निकल रही थी कि उसकी बेइज्जती की गई है। राधिका बच्चों की खातिर सारे अत्याचार सहती रही। खाने पीने को वो कुछ न ला कर देता। घर आता अगर बच्चे भूखे होते तो उन्हें बाहर ले जाकर खिला पिला देता, मगर राधिका किसी को चिंता न थी। रिश्तेदारी में जहाँ भी वो राधिका को अपने साथ ले जाता, वहाँ सबके सामने उसकी बुरी तरह से बेइज्जती करता और ऐसा करके उसे सुकून मिलता था। ये जाने बगैर वो अपनी पत्नी की बेइज्जती करके खुद को लोगों की नज़रों में गिरा रहा है। समय गुजरता रहा और राधिका के तीनों बच्चे बड़े होने लगे। उसे मायके की दोबारा कोई खबर न मिली। कुमार ने उसके पास मोबाइल फ़ोन भी रहने न दिया। अब उसे बस एक ही उम्मीद थी कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उसका सहारा बनेंगे, लेकिन ये राधिका की गलतफहमी थी। बड़ा बेटा 15 साल का हो चुका था, छोटा 13 का, उससे छोटा अभी 10 का था, मगर इन सब के तेवर बिल्कुल कुमार की तरह ही थे। कुमार ने उनकी घुट्टी में बिल्कुल अपनी वाली आदत शामिल कर दी थी। हर समय उनके कानों में राधिका की बुराइयां कर करके कुमार ने उन तीनों को राधिका के विरुद्ध कर दिया था। तीनों के अंदर कुमार वाला स्वभाव था, इसलिए वो राधिका के साथ अच्छे से बात नहीं करते थे। इन दिनों राधिका की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब रहने लगी थी। उसने दबे दबे शब्दों में कुमार को कई बार बोला कि वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाए, मगर कुमार ने सुनी अनसुनी कर दी। वो आजकल वैसे भी कुछ ज़्यादा ही रंगीन स्वभाव का हो रहा था, मगर राधिका का दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। बच्चों के कठोर व्यवहार के कारण वो उनसे भी कम ही बोला करती थी। उनकी अपनी दिनचर्या थी, सारा दिन मोबाइल और टैबलेट लेकर बैठे रहते। उससे फ्री होते तो घर से बाहर निकल जाते, और अगर वो ज़रा से भी रोक टोक करती तो कुमार उसकी बच्चों के सामने बेइज्जती कर देता। आज उसने मजबूर होकर अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तुम्हारे पापा से मैंने कई बार कहा है, लेकिन उन्हें मेरी चिंता नहीं है। मैं मर भी जाऊंगी तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पिता ने तो मेरी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी।
राधिका की आवाज़ में दुख था। उसने आज तक बच्चों से अपना दुख न बांटा था, मगर आज वो बड़ी बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी। शायद ये बीमारी का असर था, यह बढ़ती उम्र का, कि अब उसे बार बार अपने माता पिता की याद आती थी। उसे लगा शायद उसका बेटा आगे बढ़कर उसे सांत्वना देगा, लेकिन वो बुरी तरह से चौंकी जब उसके बेटे ने अचानक पलटकर कहा, माँ, क्यों तुम हर समय हर जगह पापा को बेइज्जत करती रहती हो? हर आराम की चीज़ तो लाकर दी हुई है पापा ने तुम्हें, इतना पैसे वाला पति मिला है, लेकिन तुम्हारे तो नखरे ही खत्म नहीं होते। क्या है जो पापा कभी कभार आपको डांट देते हैं? आप तो ढिंढोरा ही पीट देती हैं। और कोई बीमारी नहीं है आपको, आपने सिर्फ पापा को परेशान करने की कसम खा रखी है। जवानी की चौखट पर खड़ा हुआ बेटा अपनी तरफ से बड़ा बनते हुए माँ पर ज्ञान झाड़ रहा था। उसे कुछ समझ न थी कि वो क्या कह रहा है, बस जो कुछ उसके कानों में भरा गया था वो अपने मुंह से उगल रहा था। मगर पहले से ही बीमारी की मार झेलती हुई राधिका का दिल दुख से फट गया। जिस औलाद को अपना सहारा समझ रही थी, वही उससे ये कह रही थी कि वो ढोंगी है और उसका बाप मासूम है। तभी उसे अपने पीछे हंसी की आवाज़ सुनाई दी। कुमार ने सारी बातें सुन ली थी और जोर जोर से हंस रहा था। राधिका का दिल कटकर रह गया। वो लड़खड़ाती हुई अपनी जगह से उठी और कमरे से बाहर निकल गई, मगर उसका रास्ता घर से भी बाहर की ओर था। कुमार बेटे का कंधा थपथपाते हुए उसे शाबाशी दे रहा था। राधिका अपने मायके चली गई। इतने सालों बाद जब माँ ने बेटी की खराब हालत को देखा तो दोनों फूट फूट कर रोने लगी, मगर शायद भगवान को राधिका पर दया आ गई थी। अगली रात को अपनी जीत के नशे में चूर कुमार जब घर पहुंचा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वही बच्चे जिनकी परवरिश उसने अपने स्वभाव के अनुरूप की थी, उसके लिए बर्बादी के सामान किए बैठे थे। बड़ा बेटा सिर्फ 15 साल की उम्र में मोहल्ले की एक औरत को भगा कर ले आया था। शर्म की बात तो ये थी कि वो औरत 3 बच्चों की माँ थी और इससे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। कुमार पर पूरे मोहल्ले वाले थू थू कर रहे थे। राधिका तो घर से जा चुकी थी, इसलिए सारी बेइज्जती और बातें सिर्फ कुमार को सुननी पड़ी। छोटे दोनों बच्चे नशे की लत का शिकार हो गए। कुमार का हंसता बसता घर उजड़ गया। कुछ ही समय में उसे अंदाजा हो गया कि राधिका के रहने से उसके घर में कितनी खुशहाली थी। जैसे उसने घर से बाहर कदम रख निकाला, उसके कर्म उसकी आंखों के सामने आने लगे। औलाद तो बर्बाद हो ही चुकी थी, मगर कुमार अपना बुढ़ापा बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो बहुत लज्जित था, इसलिए माफ़ी मांगने राधिका के घर जा पहुंचा, मगर उसने देर कर दी थी। उसके पहुंचने से पहले ही बीमारी से लड़ते लड़ते राधिका इस संसार से कूच कर चुकी थी। पछतावे का शिकार कुमार रोते हुए वापस अपने घर को जा रहा था, जहां उसके कर्मों का फल उसके बच्चों के रूप में उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।